हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Good morning, Akansha ji. चलिए, तो कल हमने जो है एक बेसिक जानकारी देख ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे स्टेबलाइजमेंट हो रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेबलाइजमेंट है उसके समय के रिलेटेड जो हमने कुछ सेशंस थे उनको डिस्कस किया था। इन सेशन का लिस्ट जो है मैं आपको सेपरेटली शेयर कर दूंगा। अभी कुछ पीडीएफ पेंडिंग है मेरे एंड से, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप पुराना रिवाइज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा उनको पर काम कर रहा हूँ और तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। दूसरा कुछ मेरा एक्चुअली लैपटॉप में भी इशू आ रहा है तो मैं इसको फिर आपको शेयर कर दूंगा।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कांग्रेस जब स्टेबलाइजमेंट हो रही है तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ विवाद हैं, कुछ आपकी कंट्रोवर्सीज हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं वन टू वन। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत हैं या क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़, उन पर हम थोड़ा सा डिस्कशंस करने वाले हैं। देखिए, अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसको लेकर जो है अलग अलग थ्योरीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर एक थ्योरी आती है, दिस इज कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत जो है उसको आपको कुछ खास नहीं समझना है, केवल आप जो है इसको, ये मेरा सिद्धांत है, मतलब इसको कह सकते हैं कि इसको आसान भाषा में हम कहेंगे कुकर का सिद्धांत, सीधी सी बात है। ठीक है, आप कुकर का सिद्धांत कह लीजिए या सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से। देखिए, सामान्य तरीके से आप जब कुकर में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये कुकर है। ठीक है, इसके नीचे आपने जो है इसमें जो फ्लेम होती है, जो फायर है, जो आग है, वो आपने लगा रखी। गुड मॉर्निंग निगम जी, राधे राधे। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर आप जो है कुकर में अपना जो भी दाल है या चावल है उसको रख देते हैं, और ऊपर एक सीटी लगी होती है। ऐसा आपने देखा होगा सिस्टम, कभी ना कभी तो आपने खाना बनाया होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब होता ये है कि ये जो कुकर का जो प्रिंसिपल है, सीधी सी बात है, वो प्रेशर कुकर पर आधारित, मतलब प्रेशर पर आधारित है, दबाव पर आधारित। जैसे जैसे हम देखेंगे कि इनका जो खाना जो है वो आपके प्रेशर की वजह से पकता है। अब लेकिन आप देखेंगे कि यदि थोड़ा सा, हमें ज़्यादा साइंस में नहीं जाना, बट यदि हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें कि इस कुकर में जो है एक सीटी ऊपर लगी होती है यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ही हम देखते हैं कि प्रेशर यहाँ पर बढ़ता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो होता ये है कि इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, मतलब ज़्यादा, भाई इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, मतलब एक मान के चलिए इसका 100 प्रेशर जो है झेलने की क्षमता है, इससे ज़्यादा यदि प्रेशर हो गया तो क्या होगा, ये यदि इसका प्रेशर रिलीज नहीं किया गया समय पर तो ये शायद ब्लास्ट हो जाए। ये आपने सुना भी होगा, कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सीटी लगाई गई है वो एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई गई है, जो एक निश्चित प्रेशर जो है मेंटेन कर सके। और सीटी में जब प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है बाय दिस मोड। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है, कुकर का कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां पर भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही कुछ क्या है कि सीधी सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो नेशनलिज्म्स या इस तरीके से वो फ्रीडम की मांग कर रही है। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे कि यहां पर जो है ये फ्रीडम की मांग जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से ये करेंगे, मतलब यदि हम बात करेंगे फ्रीडम की मांग जो है डायरेक्ट जो है वो आपकी गवर्नमेंट से ये लोग करेंगे। तो यहां पर इन्होंने जो है सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि जिसमें जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास ना आकर वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आ जाए। तो देखो इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम की डिमांड हो रही है, और डिमांड जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जाए और गवर्नमेंट पर इसका कोई प्रेशर ना पड़े। मतलब ये डायरेक्ट डिमांड करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट की एक छवि खराब होगी, और गवर्नमेंट की जो छवि खराब होगी तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म्स की फीलिंग आ रही है वो एक चैनल के थ्रू आए, और इससे क्या है, गवर्नमेंट बचा रहा है। अब आप देखेंगे फर्स्ट वाले फेज में क्या है, फर्स्ट वाले फेज में मैंने आपको क्या बताया, दैट मींस कांग्रेस का जो रोल है वो मॉडरेट है, या कह सकते हैं आपका उदार है, या लिबरल है, नरम है। अब नरम का मतलब है दैट मींस, ठीक है, कोई भी बात होगी तो उसमें सरकार की आलोचना नहीं होगी। सरकार की आलोचना नहीं होगी तो क्या होगा कि हम जो कह सकते हैं कि जो भी डिमांड आ रही है वो हमारे पास एक चैनल के थ्रू आएंगी, कांग्रेस के थ्रू आएंगी, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये है गवर्नमेंट की सुरक्षा सिद्धांत। मतलब गवर्नमेंट जो है जो कुछ भी काम कर रही है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, या उसकी स्थापना जो की गई है ताकि उस पर कोई प्रेशर ना पड़े, इस वजह से किया गया है। आप देख लीजिए जैसे कोरोना के सिस्टम की वजह हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो है वो काफी ज्यादा जो है दिक्कत हुई है, और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल बनाया गया है, ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी गवर्नमेंट की आलोचना की गई है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ऑनलाइन आ गए और वो मित्रों कहने लगे कि हम वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं, फ्री में वैक्सीन की जाएगी। जबकि देखो आप पहले, उसके पहले जो स्टेट है वो अलग अलग से आपके टेंडर नोटिस जारी कर रहे थे, वैक्सीन की बड़ी कमी है, ठीक है, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, मोटे तौर पर कोरोना के मामले में जो है
सरकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बात कर रही है। ठीक है, तो एक आपकी हेडिंग भी आई थी दैनिक भास्कर में, उसमें ये बताया गया कि भाई कि अब जो है हमारे जो श्री प्रभु राम है, मतलब हमारे दैट मीन नरेंद्र मोदी साहब है, वो प्रकट हो गए हैं। तो इस तरीके से तो हमारे देश में जो बात हो रही है उग्र राष्ट्रीय भावना जो है वो क्या हो रही है, एक प्रेशर के तौर पर रिलीज हो रही है। दैट मीन ठीक है, प्रेशर कुकर की यदि हम बात करें तो आपकी जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो है वो यहाँ पर जो है वो पक रही है। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या किया जाए, इसको एक सीटी मतलब कौन सी, दैट इज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट जो है दैट मींस ठीक है उस पर प्रेशराइज ना पड़े, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इस राष्ट्रवाद को एक तरह से कांग्रेस के माध्यम से रिलीज किया जाए ताकि आपकी सुरक्षा या सिक्योरिटी बनी रहे। यही जो है आपका कांग्रेस से रिलेटेड जो है थ्योरी एक आता है। तो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत समझ में आया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको कुकर वाला कंसेप्ट याद रखना है। प्रेशर मतलब आपका राष्ट्रवाद, ठीक है, और वो जो है वो रिलीज करने का काम कर रही है, दैट मींस वो सीटी, दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अदरवाइज ठीक है सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड है आपका पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल चाल हम कह सकते हैं किसकी है, लॉर्ड डाफरिन की। लॉर्ड डाफरिन क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपने एक अधिकारी को बुलाता है, दैट मींस जो रिटायर्ड है, एओ ह्यूम्स। ठीक है, एक काम करो कि हमें जो है हमारी गवर्नमेंट को बचाना है और आप जो है हमारी गवर्नमेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक संस्था की स्थापना कर लीजिए। और एक संस्था की स्थापना करें तो वो कौन सी होनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, ताकि क्या हो कि हमारी सरकार को कोई खतरा ना हो। और यदि ये राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा फैल गई तो शायद हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई सिस्टम है। ठीक है, और इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कह दिया कि भाई कि हमें अपने सिस्टम को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी होगी जो हमारे मूवमेंट को या हमारी सिचुएशंस को क्या है आपको हैंडल कर सके। तो यहां पर सिचुएशन ये बन रही है कि हमारा यदि ये चीज बाहर आ गई, ये चीज जो हो गई, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो बन रही हैं। एक पॉलिटिकल चाल थी ताकि जो है लॉर्ड डाफरिन जो है अपनी सरकार या अपना काम जो है बखूबी कर सके और अपनी वाहवाही लूट सके। तो इस तरीके से उन्होंने एओ ह्यूम को कहा कि आप जो है इस प्रेशर को रिलीज करिए, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दिए, और ये सिक्योरिटी है वो है आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरीके से कोई भी डिमांड आएगी वो आपके किसके थ्रू आएगी, वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू आएगी। आप दो तरीके से डिमांड पूरा कर सकते हैं, या तो आप जो है वो आप सिस्टम के सामने चिल्ला कर बात कर सकते हैं, या सिस्टम के पास जो है अंडर द टेबल जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अंडर द टेबल वी विल एक्सेप्ट योर डिमांड्स वट एवर वी लाइक। ठीक है, तो एक काम करो, बाकी जो इंडियंस लोग हैं उनको जो भी डिमांड कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा करो और एक जो है आप एक सिस्टम बना लीजिए, और सिस्टम बना के हम जो है आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक पॉलिटिकल चाल थी डाफरिन की, जिसको एओ ह्यूम जो है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कांग्रेस जो है, कांग्रेस से रिलेटेड मतलब कांग्रेस से रिलेटेड जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और है, ठीक है, ये सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है। ऐसा ही एक है लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी। होता ये है कि आप देखेंगे दिस इज द साइंस। ठीक है, साइंस के अंतर्गत आप यदि देखते हैं एक बड़ी बिल्डिंग है, और ये बड़ी बिल्डिंग जो है जब आप देखेंगे कि बारिश हो रही है और बारिश के समय पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, जो प्राकृतिक नेचुरल आपकी बिजली की बात कर रहा हूं, तो बिजली जो है वो चमकती है, और ये बिजली जो है जब आती है नीचे तो हो सकता है कि इस बिल्डिंग को इंपैक्टेड कर सकती है। इस बिल्डिंग को इंपैक्टेड करेगी यदि इसकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, साइंस थोड़ा सा लग रहा है, आप ऐसा समझने की कोशिश करिए। आपने भी देखा होगा यदि आपने गलती से किसी इलेक्ट्रिसिटी वायर को छू दिया है तो वो क्या होगा, वो जो करंट है वो आपके शरीर के थ्रू होकर नीचे ग्राउंड होने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है कि आपको करंट लग जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने की कोशिश हिलेंगे और शायद फिर ठीक है यदि आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं हुए तो गड़बड़ हो सकता है मामला, आप समझते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि बिजली चमक रही है, और बिजली जब चमकती है तो हम यहां देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो इंपैक्टेड होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर एक लाइटिंग कंडक्टर्स लगाया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाएगा तड़क चालक। वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, उसको ग्राउंड करने का काम करता है। बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक क्या है, एक डिवाइस हो गई है, और ये डिवाइस जो है बिजली को एक्सेप्ट करेगी और इसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, दैट मींस अर्थ में। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा साइंस वाला था, बाकी हम इसमें नहीं जाएंगे साइंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नॉट मतलब मुझे नहीं मानता कि मैं शायद आपको इतनी अच्छी तरीके से साइंस वाला फैक्टर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट आपको फिर भी समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से होती। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, अर्थिंग होने के लिए क्या है कि दैट मींस ठीक है एक पाथ चाहिए। करेक्ट है, तो आप देख लीजिए बिल्डिंग कुछ नहीं है, बिल्डिंग ये है आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ठीक है, ये तड़क चालक जो मैंने आपको बताया, जो लाइटिंग कंडक्टर है, वो कुछ और नहीं है, दैट इज नथिंग बट दैट द नेम इज कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
ठीक है। और ये बिजली क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिल रही है, ये है आपका राष्ट्रवाद की फीलिंग, नेशनलिज्म। ठीक है। अब ये राष्ट्रवाद जो है कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। एक उदाहरण हमने, या एक रिवॉल्ट जो है हमने 1857 में देख चुके हैं, ऐसा समझ लीजिए। और ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे तो मुझे क्या करना होगा, एक तड़ित चालक लगाना होगा और एक मुझे लाइटिंग कंडक्टर लगाना होगा जो इस चीज को क्या कर सके, रिलीज कर सकते। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। डायग्राम मैंने यहां पर एक्चुअली बनाने की कोशिश की है, इससे आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नथिंग बट लाइटिंग कंडक्टर। बिजली मतलब हम जो नुकसान पहुंचा रही है राष्ट्रवाद, और गवर्नमेंट मतलब बिल्डिंग, सीधी सी बात है। और इसको अर्थिंग करने की कोशिश की जा रही है, इसको क्या करने जा रहा है, ठीक है, इसको, ताकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार या गवर्नमेंट या बिल्डिंग्स हमारी सेव रहे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है। हालांकि यहां मैंने बना नहीं पाया हूं, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो ये बहुत बेसिक्स है, इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब कांग्रेस से रिलेटेड और भी कई चीजें, अब देखिए क्या है कि अभी हम देखेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। मॉडरेट मतलब हमने नरम, ठीक है, वो, और हमने जो है गरम भाइयों को देखा है। तो गरम में आपको देखिए दो तीन चार लोगों को याद रखना है। ठीक है। लाल, बाल, पाल और एक अरविंदो घोष होंगे। ठीक है। ये चार नाम आप याद रखिए। ठीक है। मैं शुरुआत से ही बता दे रहा हूं। इसके अलावा जितने भी आएंगे अपार्ट फ्रॉम दीज 4, इसके अलावा सब जो है मॉडरेट रहेंगे, मतलब नरम रहेंगे। बाकी ये चार जो है वो गर्म रहेंगे। और आप देखिए लाल मतलब कौन, लाला लाजपत राय। ठीक है। बाल कौन, मतलब दैट मींस बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब विपिन चंद्र पॉल। ये दो तो बहुत खास हैं। ठीक है। लाल और बाल। और एक अरविंदो घोष, ये भी लीजेंड आदमी होगा, एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का आदमी है, ये तो ऑलराउंडर है। ठीक है। ठीक है। तो ये चारों लीडर को आपको याद रखना है, एंड यू हैव टू पुट इन द एक्सट्रीमिस्ट मोड। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट वाले में रखना है, बाकी मॉडरेट में आपको क्या करना है, ठीक है, ये बाकी को छोड़, बाकी इस तरफ रख लेना है। जीके गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब इधर आ जाएंगे। बदरुद्दीन तैयबी, जिनके नाम आपको यहां नहीं मिल रहे हैं, वो सब इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो अब लाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, एंड लाला लाजपत राय वाज जो एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है अपनी विचारधारा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, मैंने आपको एक कहानी बताई थी अभी कल। ठीक है। मैं उस कहानी को अब दोबारा नहीं करूंगा यहां पर, बट हम अभी डिटेल में जाने की कोशिश कर सकते हैं। 1885 से 1905 तक का समय जो है वो फर्स्ट फेज हमने देखा, समझने की कोशिश की। ठीक है। इसके बाद जो है वो सेकंड फेज की शुरुआत होती है और 1919 तक चलता है। 1905 के बाद जो है वो हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। मतलब ये इस घटना के बाद। ठीक है। तो ये देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो हैं 1919 तक रहेंगे। तो आप देखिए 1916 में, 1960 में यंग इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी थोड़ी सी कह सकते हैं उपज बताने की कोशिश, उसको उसकी आलोचना करना है। तो आप देखिए कि इन्होंने क्या बोला, एक्सट्रीमिस्ट मतलब लाला लाजपत राय, मतलब दैट मींस, ठीक है, सेकंड फेज के समय पर ये एक डायलॉग बोलेंगे, और ये डायलॉग ये बोल रहे हैं यंग इंडिया के माध्यम से। ठीक है। पहले तो क्या होता था, ट्विटर नहीं हुआ करता था, पहले फेसबुक नहीं था, नहीं तो आदमी चिड़िया उड़ा देता। ठीक है। बोला हमने ये स्टेटमेंट दिया, और वही क्या होता था, राजनीतिक मुद्दा बन जाता था। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, माध्यम ले रहे हैं। यहां पर इनकी चिड़िया किससे उड़ रही है, यंग इंडिया के माध्यम से। और यंग इंडिया का ये एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि कांग्रेस जो है वो दिमाग की उपज है, किसकी, डॉफरिन की। ठीक है। अब हमें समझ में आ चुका है कि ये डॉफरिन जो है वो डफर काम करने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना करता है, क्योंकि डॉफरिन जो है वो अपने गवर्नमेंट या सारे सिस्टम को बचाना चाहता। तो इसने एक दिमाग लगाया, एक जो है पॉलिटिकल मूवमेंट किया, जिससे जो आपका लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी, ये सब चीजें निकल कर आती हैं, और इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो दिस इज द डायलॉग गिवन बाय द लाला लाजपत राय। हमें मालूम पता चल गया है, क्योंकि ये लोग जो है आपको स्वतंत्रता नहीं देने वाले, फ्रीडम नहीं देने वाले, और ये डॉफरिन अपनी सिस्टम को बचाना चाहता है। ये है हमारा लाला लाजपत राय का थ्योरी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड डॉफरिन भी जो है वो, अब देखिए ये क्या है, जब फाउंडेशन रखी जा रही तब समय की बात की जा रही है। ठीक है। उस समय इन्होंने एक डायलॉग दिया कि जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, जो सिस्टम है, ठीक है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक वर्ग को रिप्रेजेंटेड करती है, अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है। मतलब ये क्या है, अब ये तारीफ वाला मामला चल रहा है। ठीक है। मतलब अरे नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है, ऐसा ऐसा इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका जो फर्स्ट फेज है आपका, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो ये दोस्ती वाला माहौल है, और दोस्ती वाले माहौल में तारीफ और आपका जिन चीजों का आपको घटनाक्रम देखने को मिलेगा, तो यहां तारीफ वाला माहौल चल रहा है। डॉफरिन भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ डायलॉग्स जो है वो एक साथ रखने की कोशिश की है, या सर्कमस्टेंसेस जो है वो एक साथ रखने की कोशिश की, जिसको हम आगे धीरे धीरे देखेंगे।
ठीक है, अभी केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही चल रहा, हम ऐसे कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक घटना और होती है जब लॉर्ड कर्जन आती है, 1905 के समय की बात है, मोटे तौर पर ऐसे कह सकते हैं। और ये 1905 मतलब सेकंड वाला फेज, सेकंड वाले फेज में हम एक्सट्रीमिस्ट को देख चुके हैं। ठीक है, और जब एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब इनकी दोस्ती थोड़ी सी खतरे में हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, बंगाल का विभाजन, और बंगाल के विभाजन के बाद जो है लात घूसे चलने वाले हैं। ठीक है, जूते चप्पल फेंकने वाले हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कर्जन क्या बोला। अब देखो, एक डफरिन जो है वो कहीं ना कहीं तारीफ कर रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है, बोला यस ठीक है, द कांग्रेस जो है वो मरने वाली है। ठीक है, बस ये वेंटिलेटर पे है और हम इस वेंटिलेटर को बंद करने वाले हैं, और नाम है हमारा कर्जन। तो दिस इज द सिनारियो। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना। ठीक है, वेंटिलेटर मतलब आपको समझ में आ गया, वेंटिलेटर का बहुत बखूबी उपयोग किया गया है कोरोना काल में, तो सब आपको समझ में आ चुका होगा। वेंटिलेटर का मतलब है आदमी जब जो है बिल्कुल एकदम एंड पोजीशन में। तो वो यही कह रहे हैं, इंडिया इज इट टॉटरिंग इट्स ऑल फॉल एंड ठीक है मैनी ग्रेट एम्बिशंस। ठीक है, मौत की घड़ियां गिन रही है। ठीक है, वेंटिलेटर पर आदमी क्या होता है, वो गिनता ही रहता है कि कब मर जाऊंगा कब नहीं मर जाऊंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका वेंटिलेटर मैं आसानी से बंद कर दूं, और ये ताकि जो है पीसफुल जो है उसका अंत हो सके। ठीक है, बहुत आरामी से। ठीक है, मतलब आदमी चिल्लाए ना। ठीक है, बहुत, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना, वेंटिलेटर पे आदमी की हालत ही ऐसी होती है कि वो ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कष्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ यहां देखने को नहीं मिलेगा। तो कर्जन जो है वो इस तरीके के डायलॉग दे रहा है कि वी आर गिविंग दिस काइंड ऑफ द डायलॉग्स अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मरने वाली है और मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूंगा। ठीक है, तो ये देखो कहां कांग्रेस के बीच में अब ये लड़ाई झगड़ा वाला माहौल देखने को मिलता है। तिलक फिर से आ गए हैं। ठीक है, दैट मींस ठीक है हमारे जो तीन तिगड़ी, ठीक है, मतलब चार चौकड़ी कह सकते हैं। ठीक है, और अब यहां देखते हैं कि तिलक जो है आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की। बोला कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज होता है, मैंने आपको कल बताया था कि वो क्या होते हैं, सेशन होते हैं। ठीक है, सेशन में क्या होता है, सेशन में क्या होगा कि हम साल में एक बार मिलते हैं 28 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा। और 28 दिसंबर में जब साल में हम एक बार मिलते हैं तो चिल्लाते हैं क्या, आजादी आजादी आजादी, लेकर रहेंगे, कहकर रहेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, उसके बाद दो चार डायलॉग दिए, दो चार स्लोगन दिए, मीटिंग हुए। ठीक है, चाय समोसा बड़ा पाव खाया, और उसके बाद घर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है, तिलक ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक बार मिलेगी बरसात में। ठीक है, बरसात के समय पे आप देखते हैं बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मानसून आप देख रहे हैं कि इंडियन टेरिटरी या सब कॉन्टिनेंट्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है मिडिल पार्ट तक पहुंच चुका है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो जब बारिश आती है तो मेढक भी जो है अपने टॉटरिंग करने लगते हैं, या कह सकते हैं टटराने लगते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि यदि एक साल वर्ष में हम एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मेढक की तरह टटराने लगेंगे, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि होता क्या है कि जनरली लोग जो है नोटिफिकेशन आता तब जागते हैं। ठीक है, तो कहानी ये जो सिस्टम है, ठीक है, वो तो ये कहता है कि आपको कंटिन्यूस जो है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जब आपका केवल नोटिफिकेशन है तब आप पढ़ें, ये बेईमानी हो जाएगी। तो तिलक ये कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैंने इस चीज का नोटिफिकेशन को ऐड कर दिया। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, आपको डेली रोज कंटिन्यूस पढ़ना होगा, एक दिन या वर्ष में एक बार, मतलब कह सकते हैं हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन पढ़कर जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा डायलॉग है, और ये मेढक वाली थ्योरी जो है वो आपकी किसकी है, तिलक साहब की। आजादी की बात की जा रही है और मैं यहां पर आपको पेपर क्लियर करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से कई चीजें जो आपको देखने को मिलेगी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, वो भी इसकी आलोचना करते हैं और वही कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं जो हमें आगे चलकर समझ में आएगा। तो ओवरऑल इनके द्वारा डायलॉग दिया जा रहा है। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये क्या है, शिक्षित लोगों का एक नेशनल फेस्टिवल है, नेशनल फेयर है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक मध्यम वर्ग डेवलप हो चुका है, जिसको हमने एडवोकेट और डॉक्टर इंजीनियर दुनिया भर के हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास हमने देखा था, मतलब ये मिडिल क्लास क्या है, ये शिक्षित हो चुका है, लिटरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये लिटरेट लोगों का एक मेला है जो हर वर्ष लगता है 28 दिसंबर को, 28 से 31 दिसंबर कह सकते हैं। और ये मेला जो लगता है, ठीक है, इस तरीके की उन्होंने बात की। तो दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज। ठीक है, जब उन्हें वहां पर भी जो है उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी का जो एक टकराव होगा, वो टकराव जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डायलॉगबाजी का दौर चलेगा। आपने देखा होगा कई जगह, आपने देखा होगा अच्छे दिन आने वाले हैं, ये डायलॉग दे दिया गया। ठीक है, एक बोलता है कि भाई कि
कि तेल आपने 105 कर दिया, इस तरीके की कहानी। तो मोटे तौर पर डायलॉग वाली एक्सचेंज, वर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे चुनाव के टाइम पे बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। कोई जने उधारी होता है, कोई आपका जो है वो फेंकू हो जाता है, कोई पप्पू हो जाता है, ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। इसी बीच में अश्विनी कुमार दत्ता अपना कह देते हैं, बोलता है कि ये तो 3 दिन का तमाशा है, ठीक है। इस 3 दिन के तमाशे के बाद तो जो है आपने अपने घर में चले जाओगे, ठीक है। 4 दिन की चांदनी कहते हैं ना, ठीक है। ये 4 दिन की चांदनी मेरा वाला हो गया, ठीक है। तो 3 दिन का तमाशा जो है अश्विनी कुमार दत्त जो है, ठीक है, वो कांग्रेस के जो मेले है या कांग्रेस का जो सिस्टम है उसके आधार पर कहते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं द कांग्रेस की जो स्थापना हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। विपिन चंद्र पॉल भी पीछे नहीं है। वही कहते हैं कि बोले ये भीख मांगने वाली संस्था हमेशा भीख ही मांगती रहती है। ये भीख कैसे मांगते हैं? ये भीख मांगते हैं अपने, दैट मींस, ठीक है, पिटीशन के द्वारा, ठीक है। ये भीख मांगते हैं अपने न्यूज़पेपर्स के द्वारा, ठीक है। ये अपनी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसी ऐसी मांगे पूरी करते हैं, दैट मींस, ठीक है, दे आर डिमांडिंग्स टू द गवर्नमेंट्स, ठीक है। और ये विपिन चंद्र पॉल का जो डायलॉग है वो इस तरीके से होता है। तो आप देख लीजिए, एक कह रहा है कि ये 3 दिन का तमाशा, एक कह रहा है कि ये जो है आपका भीख मांग रहे हैं, ठीक है, ये पद के भूखे हैं, और ये जो है वो केवल कह सकते हैं अपर क्लास को ही मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो आपका देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक थोड़ा सा इस तरीके से स्टेबलाइज हो रही है। और मोटे तौर पर हम यहां देखेंगे। अब देखिए, जब हमने फर्स्ट सेशन का फोटो देखा था, तो देयर आर द मल्टीपल पीपल्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 72 पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब मोटे तौर पर हम क्या करने वाले हैं, हम क्यों मिले हैं, ठीक है। यहाँ चाय बड़ा पाओ तो ठीक है, उसके साथ साथ कुछ थोड़े बहुत पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें क्या करना है कि अभी तक देखिए रीजनल हमारी पार्टीज थी, और रीजनल पार्टीज का मुद्दा क्या था? लोकल मुद्दा था, ठीक है। पानी नहीं आ रहा सर, ठीक है, पानी नहीं आ रहा, हमारी नाली चौक हो गई, लाइक दिस, ठीक है। ये मुद्दे, इन पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप राष्ट्र वो मांगोगे, फ्रीडम मांगोगे, ठीक है, बोला नहीं, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें लोगों को यूनाइटेड करना है, ठीक है। अभी तक हम देखेंगे लोकल मुद्दे हैं, और लोकल मुद्दे जो थे वो दैट मींस, ठीक है, वो अपर सोसाइटी से ही रिलेटेड थे, ठीक है। या हम कह सकते हैं जमींदार वर्ग से रिलेटेड थे, या मिडिल क्लास या एडवोकेट वर्ग ही था। क्या बाकी लोग शामिल थे? नहीं थे। नाउ अब वी हैव टू, दैट मींस, ठीक है, एडॉन द पीपल्स, ठीक है। हमें लोगों में क्या है, दैट मींस नेशनलिज्म को बढ़ाना है, एकता को बढ़ाना है, एकता कपूर को लेकर आना है। और सबके अंदर जो एकता कपूर होगी तो क्या होगा, लोग जो है वो यूनाइटेड हो जाएंगे, और यूनाइटेड होकर चैनलाइज हो जाएंगे, और चैनलाइज होकर जो है फ्रीडम स्ट्रगल की ओर भाग करेंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम ये करना पड़ेगा साहब आपको, ठीक है। ये सीधी सी बात है, यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको रेगुलरली पढ़ना होगा, ठीक है। यही तो बात कर रहे हैं तिलक। वो तिलक ये कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक दिन में नहीं बनेगा, ठीक है। आपको क्रिएशंस करनी पड़ेंगी, और ये एकता एक दिन में नहीं आती है, ठीक है। एकता कपूर ने भी इतने सारे सीरियल बनाए तो एक दिन में नहीं बनाए, ठीक है। वो सारे के सारे का से शुरू होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ये सिस्टम है, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं क्या है, इस तरीके से प्रमोट करना होगा। ओके साहब, ये करेंगे, बिल्कुल, सारे के सारे मुंडी हिला देते हैं, ठीक है। मतलब वी विल प्रमोट द नेशनल यूनिटी, हम जो है इस चीज को बढ़ावा देंगे। ओके ओके, ठीक है। एंड द पीपल must be educated on the basis of the political. That means we need to be promote the peoples, and we need to be educated the peoples as a political point of view. अब आप देख लीजिए कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सब आपको पता होगा, आर्टिकल 19 के बारे में आपको पता होगा। दैट मीन्स, ठीक है, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आई थिंक आर्टिकल नंबर 25 है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे रिलीजियस फ्रीडम आपको दी गई है, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम आपको दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी गई थी कि दशहरा को प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि एनवायरमेंट को इंपैक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट भी डरता है, बोलता है हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो है इस पिटीशन में हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 जो है वो कहता है संविधान के अनुसार, ठीक है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। रॉबर्ट जलाओ, ठीक है, रॉकेट छोड़ो, जो करना करो, एनवायरमेंट की छोड़ दो। तो रिलीजन फर्स्ट है, इन्वायरमेंट बाद में। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये पिटीशन लगी थी। तो आपको अपने अधिकार पता है या नहीं पता है? आर्टिकल 326 से कहता है यू कैन, दैट मींस, ठीक है, बी द पार्ट ऑफ द वोटर लिस्ट, ठीक है। आप जो है वो 18 वर्ष से अधिक हैं, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और आर्टिकल 326 से कहता है कि यू नीड टू बी, दैट मींस, ठीक है, द वोटर लिस्ट, जो आपकी लोकसभा, विधानसभा और दुनिया भर के चुनाव होते हैं, ठीक है। मतलब मेनली दो ही चीज का इसमें है, ठीक है। तो आपके राजनीतिक अधिकार क्या हैं, ठीक है। आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी, मतलब किसी को भी वोट दे सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उस जमाने में जब हम 1885 की बात कर रहे हैं, द पीपल आर एजुकेटेड, नो, लोगों को नहीं मालूम था सर, ठीक है। लोगों को बताना पड़ेगा, और लोगों को कौन बताएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस बताएगी,
ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं, हमारी डिमांड को बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मांग को अधिकार बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मेरी बात समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरी आपको अभी मुस्कुराहट जो है वो आप भेजते रहें, तो मुझे ये मुस्कुराहट जो है वो एनर्जी दे देती है, ठीक है। तो ये एनर्जी बनी रहे, मैं ये कहूंगा। अब आप देखते हैं कि और ये एनर्जी बनी रहेगी, तभी हमारा जो है अगला पॉइंट जो है वो चरितार्थ हो जाएगा। एंड अगला पॉइंट क्या है? दैट इज द फ्रेंडली रिलेशंस। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपकी मुस्कुराहट मांगी, और ये मुस्कुराहट क्यों मांगी? क्योंकि हमें क्या करना है, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या पॉलिटिकल व्यूज में यदि हम देखें तो हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होंगे, फ्रेंडली रिलेशंस इन द नेशनल लेवल। अब हमारा मुद्दा जो है वो लोकल मुद्दा नहीं है कि एक सर हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, ठीक है, एक सर हमारे यहाँ नाली चौक हो गई, ठीक है, ये मुद्दे नहीं चलेंगे। अब हमें जो है वो नेशनल लेवल पर एक साथ आना होगा, और नेशनल लेवल पर एक साथ कैसे आते हैं, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप, सामंजस्य, इन चीजों का उपयोग करके हमें सब लिखना होगा। तो कि तुम कौन हो? बोला तो हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। बोला तुम किस लिए लड़ रहे हैं? बोला हम सिविल सर्विस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तुम कौन हो? बोला इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। बोला नहीं, ठीक है, वी नीड टू बी, दैट मींस, ठीक है, यूनाइटेड। अब आप देख लीजिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं अभी करंट के सिनेरियो में, ठीक है। फार्मर्स, किसान लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे अभी आपने एक कैंपेन चली एसएससी के स्टूडेंट, दैट मींस, ठीक है, स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट द, दैट मींस, ठीक है, राइट्स, ठीक है, उनके पेपर हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जो कुछ भी सिचुएशंस बन रही, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब स्टूडेंट्स का मुद्दा, ठीक है। बैंक वाले बेचारे अलग परेशान है। बैंक वाले परेशान क्यों है? बैंक वाले परेशान इसलिए हैं क्योंकि मर्जर हो रहा है, और मर्जर हो रहा है तो लोगों की, दैट मींस, ठीक है, ये डर है कि वो उनकी जॉब ना चली जाए, क्योंकि मर्जर होगा, कहीं ना कहीं जॉब्स कटिंग भाई 1%, 2%, 3% भी जाएगा, तो मोटे तौर पर बैंक के कुछ एम्प्लॉइज जो है अपनी जॉब्स खो देंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए फार्मर्स अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में वो आपके 3 एक्ट आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सिचुएशंस देखने को मिल रही है गड़बड़, ठीक है। इसके अलावा कोरोना क्राइसिस, मतलब कोरोना की वजह से लोग अलग परेशान हैं, ये एक सभी का मुद्दा हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो है वो अलग परेशान है, क्योंकि केंद्र जो है बार बार उंगली करता रहता है, बार बार जो हमें परेशान करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे टीएमसी, दैट मींस, बंगाल वाली आंटी, सॉरी दीदी, वो अलग परेशान है। अब आप देखिए ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अलग अलग परेशान है। किससे परेशान है आपको पता है? मतलब मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड वी नीड टू बी, दैट मींस, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट। हमें एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहिए, ठीक है। फार्मर को एक साथ आ जाना चाहिए, जो आपका स्टूडेंट है उनको एक साथ आ जाना चाहिए, बैंक वाले को एक साथ आ जाना चाहिए, ठीक है, जिसको जॉब जिसकी चली गई है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग मिलकर जो है यदि अपने कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य के साथ आ जाए तो शायद नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। और ये मूवमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस खड़ा कर रही है। कब कर रही है? 1885 में कर रही है, ठीक है। एंड दिस वाज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो हमने पहली मीटिंग देखी है उसमें ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब आप सब लोग आएंगे तो हमें सबको बुलाना होगा, हमें सारे राजनीतिक दलों को बुलाना होगा। बोला बीएसपी को भी बुलाना होगा, बोला एसपी को भी बुलाना होगा, बोला टीएमसी को भी बुलाना होगा, ठीक है। हमें सब रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना होगा। तो क्या हम उनका कास्ट देखेंगे कि आप कौन सी कास्ट के हो? बोला नहीं, ठीक है, हमें सारे पूर्वाग्रह जो प्रीजुडियस हैं, ठीक है, उन सब चीजों को, रेसिज्म्स, ठीक है, हम जो है देखेंगे, उन सब चीजों को भूलना होगा। हमें एआईडीएमके को बुलाना होगा कि भले उसको जो है हिंदी नहीं आता है, ठीक है, तो वो भी आएगा, ठीक है, देखिए। और वो ये जो है इस तरीके से आप देखेंगे तो हमें इन सब चीजों को भूल कर जो है यूनाइटेड होना होगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। बोला नॉर्थ ईस्ट वाला बोल रहा, बोला हमें आना है, ठीक है। बोला नॉर्थ ईस्ट नहीं, ठीक है, बोला इंडिया के पूर्वी भाग के भाग हो, ठीक है, आप आ जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं द पीपल आर गोइंग टू, दैट मींस, ठीक है, एजुकेटेड, ठीक है। यदि लोगों को एजुकेटेड नहीं किया गया, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रखा गया, यदि उनमें जाति प्रथा वाली सिस्टम रखी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है एक यूनाइटेड नहीं होंगे। और यूनाइटेड नहीं होंगे तो क्या आपको फ्रीडम स्ट्रगल मिलेगा? ठीक है, नहीं मिलेगा, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ द पर्सनल इंटीमेसी एंड द फ्रेंडशिप अमंग द कंट्रीमैन, ठीक है, लोगों के बीच में व्यक्तिगत अंतरता और दोस्ती को बढ़ावा देना, ठीक है। ये तो एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, ठीक है। हमने देखा था ट्रेन चल गई हमारे यहाँ, ठीक है, वो छुक छुक गाड़ी, ठीक है, ट्रेन चल गई, 1853 की बात है, ठीक है। और 1853 की जब ट्रेन चली तो आप देखेंगे कि नॉर्थ वाला बंदा है वो साउथ में पहुंच गया, ईस्ट वाला जो बंदा है वो वेस्ट में पहुंच गया, ठीक है। और जो पंजाब का जो व्यक्ति है वो पंजाबी छोले भटूरे खा रहा था, वो आज की डेट में इडली बड़ा
डोसा खाएगा, ठीक है। मोटे तौर पर हम देखते हैं द पीपल आर गोइंग टू दैट मींस, ठीक है, दैट मींस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस एंड दे आर गोइंग टू दैट मींस मोटिवेटेड। बोले तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? बोला हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है और फॉग में लोग जो है वो, ठीक है, अंग्रेज फॉग फैला रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज परेशान कर रहे हैं यार। वो हमारे यहाँ मालवाड़ी सिस्टम चल रहा है, ठीक है यार, वो हमारा रिचार्ज जो है बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। बोला साउथ वाला बोलता है ये या हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। बस अंतर ये है कि भाई हमें आ रहा है यहाँ इडली चलता है, तुम्हारे यहाँ डोसा चलता है, ठीक है। हम ऑयली ज्यादा खाते हैं, ठीक है, हम ऑयली कम खाते हैं, लेकिन ये तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अंग्रेज जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनके बीच में फ्रेंडशिप बननी होगी, ठीक है, मतलब दोस्ती करनी होगी, ठीक है, आपस में, ठीक है। और ये सब चीजों को भूलना होगा कि कौन साउथ, कौन ईस्ट, कौन वेस्ट, ठीक है। ये ढोकला वाला और रसगुल्ला वाला भी ऐसे ही कर रहा है। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मोटे तौर पर कांग्रेस जो है वो सभी वर्ग को जोड़कर करने की कोशिश कर रही है। दैट मींस सबको यूनाइटेड करने की कोशिश कर रही है। और इस छाते के अंदर मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नथिंग बट इट्स ए काइंड ऑफ द अम्ब्रेला। और छाते में हर वर्ग का व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। इडली वाला आ जाएगा, डोसा वाला आ जाएगा, ठीक है, ढोकला वाला आ जाएगा, और आप देखेंगे रसगुल्ला भी जरूरी है। तो ये है सिस्टम, ये है व्यवस्था, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या है? ताकि सभी दोस्त जो है, भाई है, ठीक है, वो दोस्ती को बढ़ा सकें और वो क्या कर सकें, दैट मींस, ठीक है, एक छाते के अंदर आ सकें। ये हमारा उद्देश्य है फर्स्ट आपके उसमें। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरीके के स्टेज को लेकर चलने की बात कर रही है। और अब हम जो है थोड़ा सा एंट्री कर चुके हैं फर्स्ट स्टेज की ओर, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में या उसको बाइफरकेट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने कॉमन फॉर्म में आपको समझा दी। 1885 से 1905 तक जो इनका एजेंडा होगा या इनका जो वर्किंग स्टाइल होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होगा वर्किंग स्टाइल, ठीक है। उनके पीछे जो है लीडर, वो उनके नाम थोड़े से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि वो 4 चौकड़ी को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेंगे गोपाल घोष ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे के सारे जो है आपको फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेंगे। एंड दे आर डिमांडिंग, ठीक है। अब देखिए उदारवादी, दैट मींस, ठीक है, मॉडरेट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड कर रहे हैं। डिमांड किससे कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने दोस्त से कर रहे हैं। वो दोस्त कोई और नहीं, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि भला भाई हमारी आजादी दे दो, हमारे 10,000 रुपया दे दो जो आपने हमसे उधार लिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, दे आर डिमांडिंग्स इन द डिफरेंट वेज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रशासनिक एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये देखिए इन सारे पॉइंट्स पर वो बात कर रहे हैं, ठीक है। बोला ये है हमारा ये वाला मुद्दा, ये है हमारा ये वाला मुद्दा, आप इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना काम करने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स बिगिन विद सम काइंड ऑफ द डिमांड्स एंड दिस डिमांड इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स बाय द मॉडरेट्स। अब विधायकों की संख्या, मतलब सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है। मतलब कह सकते हैं जो संवैधानिक वाली बात होती है जिसमें आपके चुनाव ये सब आपके आ जाएंगे, इनकी बारे में आपको डिस्कशन, मतलब इनको बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये दे आर डिमांडिंग द इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन शुड बी पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। मतलब जो विधायिका है, जो आपका जो सदन होता है, आप विधानसभा के लीजिए, लोकसभा के लीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपने पॉलिटी के एक्ट्स पढ़े होंगे, पॉलिटी के जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है एक्ट्स, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप धीरे जो है आपका चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बस ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे गवर्नर है, ठीक है, और गवर्नर के नीचे उसकी एक एडवाइजरी कमिटी होती है जिसको हम कैबिनेट कह सकते हैं। उस कैबिनेट में सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, लेट सपोज ये मान लीजिए। अब ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। अब आप बात क्या कर रहे हैं, अब आप जो है बात कर रहे हैं भारत के बारे में। भारत मतलब स्वराज, ठीक है, मतलब अपने देश का होना चाहिए। तो यहां पर कम से कम एक आध इंडियंस को तो आप दीजिए, या आप ज्यादा से ज्यादा जो है थोड़ा भारतीयों को जो है वृद्धि कर दीजिए आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसा हम डिमांड कर रहे हैं एंड ये हमारी संवैधानिक मांग है। कौन कह रहे हैं, आपके मॉडरेट्स कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे वायसराय की कार्यपरिषद, ठीक है, इसमें जो है वो आपका कम से कम 2 भारतीयों को शामिल किया जाए। मतलब वही चीज है, गवर्नर दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा आज का। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे होता है एक उसको सलाह देने वाली बॉडी जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये होती है कैबिनेट, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अभी, ठीक है। तो वैसे ही गवर्नर की एक कमेटी होती है और एक सलाह पर होती है जिसको जो है आपका वायसराय काउंसिल कहते हैं। और वायसराय की कार्य परिषद में उस समय मैक्सिमम जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। अब हमें उनको जगह क्या करना चाहिए, कम से कम 2 इंडियंस को बिठाना चाहिए ताकि वो अपने मुद्दे रख सकें। ये हमारी डिमांड है, ठीक है। तो विधायकों की संख्या में वृद्धि की जाए, ठीक है। दूसरा, हमारे जो कार्य परिषद है उसमें आपको दिया जाए, और आप देखेंगे आगे चलकर मिलेगा भी,
ठीक है। अभी आप देखिए सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं और आगे चलकर सिचुएशन 1940 के बाद ये हो जाएगी कि अंग्रेज ये बोलेंगे कि भाई सारे तुम ही ले लो, लेकिन केवल एक जो है कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटिशर्स होना चाहिए। क्यों? 1940 का समय जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का होगा, तो इंतजार करते रहिए, ठीक है। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर जब आएगा तब समय पे आएगा। बट अभी सिचुएशन आप देखिए, वी आर डिमांडिंग, हम जो है वो एक कह सकते हैं बेगिंग कंडीशन में, हम भीख मांगने वाली कंडीशंस में याचना कर रहे हैं, भैया हमें दे दो जगह, ठीक है, और दो ही बिठा लो हमारे, ठीक है। दो कौन? बोला हमारे इंडियंस, बाकी कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है साहब। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि नई परिषदों का निर्माण किया जाए, ठीक है। न्यू काउंसिल्स टू बी सेट अप इन द वेस्टर्न नॉर्थ प्रोविंस एंड द पंजाब। अब आप देखेंगे वहां पर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आज की डेट में 28, मैं बार बार आज के सिनारियो से कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज आज का सिनारियो आपको सभी को पता है, पॉलिटी में आप शायद आप लोगों को ये चीजें पता होंगी, तो मैं बार बार आज के सिनारियो का कंपेयर, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आज के आर्टिकल नंबर 1 में, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 1 जो है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, ठीक है। कुछ जगह आप देखेंगे आपकी विधानसभा है और कुछ जगह विधानसभा नहीं है, ऐसा ऐसा आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, लेट सपोज मान के चलिए कि यहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जो है इनके जो सिस्टम्स थे उनको डिवाइड किया गया था, और उसमें से एक वेस्टर्न नॉर्थ प्रोविंस है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रांत है, वहां पर और पंजाब में ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहां विधायिका बनाया जाए, वहां पर आपका विधानसभा बनाया जाए, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। दे आर डिमांडिंग, ठीक है, बोला कि आप वहां के लोगों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है जैसे अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल देखिए दिल्ली को क्या बोल रहे हैं, बोला आप देखिए स्टेट का दर्जा दे दीजिए। अभी कौन है? हम यूनियन टेरिटरी हैं, और यूनियन टेरिटरी की वजह से जो है एलजी जो है वो गड़बड़ करता रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इसकी स्टेयरिंग जो है वो आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आप जो है इनको थोड़ा सा कंप्लीट राज्य का दर्जा दे दीजिए। ये कौन कह रहा है? ये हैं आपके अरविंद केजरीवाल। तो ये कुछ ऐसी ही डिमांड है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अपने मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे, द ग्रांट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट टू द इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एज इन द कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। थोड़ा बहुत वैसा ही दे दीजिए जो हम देखेंगे कि जो दर्जा जो है कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए। तो ये कुछ उसी तरीके से है कि हमारे देश में हम बात कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ये आपने जगह नहीं दी है, ठीक है। ये तो वैसे ही हुआ कि आपके घर में जो है कुछ राशन का सामान खत्म हो रहा है और आप पड़ोसी से लिस्ट बनवाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब पड़ोसी कहां से बना देगा? तो ये वही चीज है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ही रहे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी बहुत हमें फ्रीडम तो दीजिए, हमारे लोगों को स्वशासन की जो है वो कहीं ना कहीं आप अधिकार तो दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर रहेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे स्वशासन, मतलब कह सकते हैं भारतीय लोग शामिल होंगे, ऐसा हम जो है डिमांड कर रहे हैं। ऐसी बात जो है इनके द्वारा डिमांड की जाएगी। इस तरीके से हम समझ रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के साथ साथ अब उनकी प्रशासनिक मांगे भी हैं, और वो प्रशासनिक मांगे ये हैं कि जैसा हम देखेंगे विधायकों की संख्या, भारतीय विधायकों की संख्या कम है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम है जो भारत के प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उस सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन लोगों को भी मौका दिया जाए, ठीक है। इंडियन लोगों को भी जो है समान शर्तों के साथ, ठीक है, विदाउट काइंड ऑफ द एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के भारतीय लोगों को भी जो है ये एग्जाम दिया जाना चाहिए। और आगे चलकर वो और डिमांड करते हैं कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, दैट मींस ठीक है, पहले लंदन हुआ करता था, उसका सेंटर जो है वो इंडिया में भी बनाया जाए, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दे आर डिमांडिंग, भाई थोड़ा सा लिबरल हो जाए, पहले तो क्या है शर्तों के साथ जो है नियुक्ति करो, फिर आगे चलकर ये सेंटर की बात करेंगे। अब आप देखिए सारे के सारे जो है सिविल सर्विसेज के सेंटर जो है आपको, यदि आपको दिल्ली दे दिया जाए तो क्या होगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग दिल्ली में वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो क्या है, अब पहले लंदन जो है, लंदन देने एग्जाम जाता था इंडियन, मतलब पहले तो उनको मौका ही नहीं मिलता था, फिर बाद में जो है इंडियन जाने लगे लंदन, ठीक है। 4 दिन चप्पू चला के जाता था वो लंदन में, ठीक है, वहां जाके वो थक जाता था, ठीक है, और फिर बाद में जाके क्या करता है, ठीक है, दैट मींस ठीक है, बोला हमारा पेपर नहीं हुआ। आदमी थक जाएगा कि नहीं थक जाएगा। यदि वो सेंटर मान के चले इलाहाबाद बना दिया जाए सेंटर, या दिल्ली बनाया जाए, मुंबई बना दिया जाए, तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए अपना पेपर को दे सकता है। तो दे आर डिमांडिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंडियंस इन द पब्लिक सर्विसेज विद द सेम कंडीशंस, ठीक है। लोगों को मौका दिया जाना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड नंबर फर्स्ट। हमें
जो है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, भारतीय लोगों को भी जो है वो करना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन द फ्यूचर्स, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं उसका एकीकरण किया जाए। दैट मींस, ठीक है, जो मैंने आपको अभी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है कि एक समय पर जो है एग्जाम का सेंटर लंदन के अलावा और जगह भी रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है इस व्यवस्था को समझा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है रूल्स अलग बना रहे हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से बात की जा रही है। ठीक है, एबॉलिश ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड अलाउ द इंडियंस टू कीप द आर्म्स। 1877 के आसपास की बात है, 1877-76 में आपको मैंने बताया था लिटन साहब आते हैं, एंड लिटन साहब वाज टॉकिंग, दैट मींस, ठीक है, भारतीय लोग जो है वो आर्म्स नहीं रख सकते, भारतीय लोग जो है वो वेपन्स नहीं रख सकते, बंदूक गोला बारूद जो है, मतलब बंदूक की बात करें, गोला बारूद तो हर कोई नहीं रखता, ठीक है, तो आर्म्स जो है वो दैट मींस, ठीक है, वो नहीं रख सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है उस एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि इंडियन लोगों को भी मौका दिया जाए कि वो भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब समान अधिकार, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये एक अष्ट रखने की अनुमति कह रहा है, ठीक है। तो इस कानून को खत्म किया जाए, और इस कानून को खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा थोड़ा यहां देखने को मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं गए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी अबॉलिश, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो वाली चीज, इसको एक लाइन में हम समझें तो ये कहा जाएगा आर्टिकल नंबर 19 की परमिशन दी जाए। अभी क्या होता है, मैंने किसी को क्या बोल दिया, ठीक है, पप्पू, मैंने किसी को फेकू बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये पहले नहीं था, ठीक है, आपने यदि किसी को पप्पू और फेकू बोल दिया और अगले दिन जो है आप अंदर जो है वो आपका, ठीक है, बंद हो जाएंगे, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, आपने यदि वायसराय या आपने यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना कर दी, वो बात अलग है कि आज भी ऐसे ही कुछ कुछ हो रहा है। You got it my points what I am saying, सीधी सी बात है, ठीक है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं आप अपनी बात को कह सकें, ऐसे आपके पास अधिकार होने चाहिए। अभी तक ये अधिकार आपके पास नहीं है, आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, ठीक है, और आपने यदि मन की बात कह दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना कर दी, तो कहीं ना कहीं जो है आप पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी सारे एक्शंस को, ऐसे कानूनों को जो है आप खत्म करिए। समझ में आया कि नहीं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना जो है आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए ये लोग क्यों हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ठीक है, अब आप देखो क्रांति का भी तो असर है कि नहीं है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो मोटे तौर पर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, और ये लोग उस तरीके से भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रांतियों का प्रभाव जो है वो खास होगा, और इन क्रांतियों का प्रभाव आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा, और यहां तो हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये कहानी चल रही है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप उन चीजों पर भी आप काम करिए ताकि जो है वो बाकी चीजों पर भी आप काम कर सकें, ठीक है। देखो आप देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा एक्चुअली रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश वाले, हिंदी वाले पॉइंट्स को आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, यहां अभी इग्नोर कर देना, ये एक्चुअली ट्रांसलेट गड़बड़ हो पाया, ठीक है, मेरे सिस्टम में गड़बड़ आ रहा है, एक्चुअली स्लाइड्स चेंज कर दी हैं, बट ये यहाँ पर जो पुरानी ही डली हुई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ड्रॉट आते हैं या हमारे यहाँ जो अकाल जैसी स्थिति आती हैं, उस चीज़ को निपटने के लिए हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब इरिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए, सिंचाई जैसी व्यवस्थाओं को आपको सुनिश्चित करना चाहिए, आपको वॉर जैसी तकनीकों को छोड़कर, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन को छोड़कर जो है वो पैसा जो है इरिगेशन या एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है कहानी आपकी, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपके जो कंसेप्ट और ये है आपकी जो व्यवस्था जिसके आधार पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आप देखो कि ये जो है डिमांड कर रहे हैं ना, तो मोटे तौर पर आप देखिए कि हमें उन चीजों पर फोकस करना है, और वो फोकस क्या है? वो फोकस है हमारी जो एजुकेशन या इन चीजों पर, एजुकेशन, इन चीजों की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, यही चीजें बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे भाई ऐसी चीजों के लिए भी बजट रखो जिसमें एजुकेशन हो, एजुकेशन के लिए भी आप बजट रखिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में जो है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे लोग जो है वो काम करके जा चुके हैं। 1875 देखिए 1875 राजा राम मोहन राय की डेथ कब हो चुकी है, सती प्रथा खत्म हो चुकी है। अब आप देखिए लोगों के मन में उनके विचार हैं और लोगों में उनके मन के विचार हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा था एजुकेशन मस्ट है,
ठीक है, दयानंद सरस्वती भी ये कह के गए। तो हमें वो प्रोविजन करना होगा कि अब हमें वॉर और वॉर से दैट मीन्स एक्सपेंशन की थ्योरी को खत्म करना होगा, वॉर को खत्म करना होगा, और जो पैसा बच रहा है, जो मनी बच रहा है, जो बजट बच रहा है, उस मनी को उपयोग करना है कहां पर, लोगों को शिक्षा करने में, और वो प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन। और जब इन चीजों की बात करोगे तभी तो आप क्या करोगे, शिक्षित हो पाओगे, और शिक्षित होकर दैट मीन्स ठीक है हम कह सकते हैं कि आप रोजगार प्राप्त कर पाओगे। तो ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था मोटिवेशनल, उसमें बोला जाता है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो हमारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, उसका 80% जो है हमारे काम में कभी नहीं आता जीवन में। ठीक है, तो वैसी चीज है, मतलब वैसा काम करो जिससे आपकी शिक्षा जो आपके आगे आने वाले भविष्य में काम आ सके, और आप इस तरीके से सक्षम हो सकें कि आप रोजगार प्राप्त कर सको। ठीक है, सरकार भी कब तक करेगी, ठीक है, वैसे ही हम बहुत सारे हैं, ठीक है, 130 से ज्यादा है ना। ठीक है, तो मोटे तौर पर आप देख लीजिए कि दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है, एंड दीज आर द डिमांड्स एंड दे आर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट्स। ये कैसे रख रहे हैं अभी हम देखेंगे, ये इनके माध्यम क्या होंगे, क्या ट्विटर पर चिड़िया उड़ाना है, ठीक है, क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से रख रहे हैं, या कैसा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो हमारी मांगे पूरी करो। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, उनकी वर्किंग स्टाइल को भी हम समझेंगे। तो चलते हैं आर्थिक डिमांड की ओर। आर्थिक मांगे क्या है हमारी, ठीक है, इकोनॉमिकल डिमांड क्या है भैया, तेल जो है वो आधा किया जाए। ठीक है, अब मैं कल एक मैसेज और पढ़ रहा था, ठीक है, अब डीजल और पेट्रोल तो जो है वो आपके चल ही रहे थे, ठीक है, उन दोनों में बाजी किसने मार दी, ठीक है, कुकिंग ऑयल ने मार दी। ठीक है, और कुकिंग ऑयल दैट इज 100, दैट मीन आई थिंक 200 के ऊपर के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिचुएशन है। ठीक है, और आर्थिक डिमांड क्या है भैया, रोजगार दो, ठीक है, 15 लाख रुपया दो। ठीक है, आप अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम करो भैया। वॉर में आप जो है पूरा पैसा खर्च कर देते हो जो बजट आता है, और आप देखेंगे कि वॉर में क्या है, आपने एक फटाका बनाया, बम बनाया, सुतली बम भड़ाम, ठीक है, और ये फटाका फूट गया, ठीक है, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो कुछ तो अच्छे दिन के लिए काम करो भाई, सेना के खर्च में कटौती करो, और तभी जाके जो है भारत के लोगों का वेलफेयर होगा, ऐसा ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो हिस्ट्री जो है, आप देखो यदि समझना है तो कुछ मत दूर मत जाओ, आप अपने आसपास को ही देखो। आसपास का मतलब है दैट मींस, ठीक है, ये सारी की सारी अच्छे दिन को देख लो, ठीक है, और पुराने दिन से कंपेयर कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट तो हिस्ट्री बस थोड़ा सा फैक्ट या थोड़ी सी जानकारी क्या होती है वो मेमोराइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट अदरवाइज हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट मीन सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपके वर्तमान से कनेक्टेड है, जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको एनर्जी देता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कनेक्टेड हैं, और आप उसको मतलब उस तरीके से समझने की कोशिश करें तो आपको ये ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आर्थिक दोहन की नीति का त्याग करना है। दैट मींस, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, अब देखिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, याद करो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में बताया नहीं बताया, और इन तीनों स्टेज के द्वारा हमने क्या किया, हमने एक जो है गोल्डन वर्ड को क्या किया है, गोल्ड वाली चिड़िया को हमने एक ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और इस चीज को इन्होंने क्या बोला, इसे बोला है ड्रेन ऑफ वेल्थ, या ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हम कह सकते हैं हमारा पूरा का पूरा जो है जो सिस्टम है, हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो 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 आपकी संपत्ति है वो कहां जा रही है, ब्रिटेन में जा रही है। यही है हमारा क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यही है हमारा क्या, आर्थिक दोहन। और इस सिस्टम को जो है वो आपको खत्म करना होगा। द पीपल आर गोइंग टू एजुकेटेड, लोगों को समझ में आ चुकी है इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि हमारे 15 लाख रुपए सबके पास मतलब अटके हुए हैं। ठीक है, और उस जमाने के लोगों को भी इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई। अच्छा, हमारा जो अंग्रेज जो है वो शोषण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, बोला महालवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये चीजें अब आपको समझ में आ चुका है कि ये वाकई में अच्छे दिन नहीं है। और इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि हम सरकार को ये वो बोलते हैं कि अब आप इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ को खत्म करिए, आप वेलफेयर के लिए काम करिए। वेलफेयर मतलब क्या है, समाज का कल्याण, मतलब इरिगेशन, सिंचाई बना दो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप कर दीजिए। ये है हमारा काम, ये हमारी डिमांड है इकोनॉमिकल। ठीक है, तो आर्थिक दोहन की नीति मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये हमने समझा था। कैसे हमने देखा था कि अंग्रेज की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो क्या कर रहे थे, गंगा नदी से जो है पानी को सोख रहे थे, और बारिश कहां करा रहे थे, थेम्स नदी के किनारे, थेम्स की कसम। ठीक है, तो अब आपको वो थेम्स की कसम जो है वो तोड़नी होगी। अब बारिश भी यहीं, और आपको जो है जो ड्रेन मतलब वेलफेयर जो है वो यहीं करना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटे मोटे जो चिंटू पिंटू टैक्स हैं, ठीक है, दैट मींस कि उनको आपको खत्म करना होगा। और ये सॉल्ट टैक्स, अब एक बात बताइए, सॉल्ट मतलब आप समझ में, दैट मींस ठीक है ईच एंड एवरी पीपल और दैट मींस ठीक है उसको यूज करता है।
आप बताइए क्या अमीर आदमी नहीं खाता? क्या खाता भाई? गरीब आदमी नहीं खाता क्या? बोला वो भी खाता है। ठीक है, तो जो अमीर वर्ग और निम्न वर्ग सभी लोग खाते हैं, उन सबको ये सारी चीजों को, ये व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दे आर डिमांडिंग। ठीक है, अंबानी भी खा रहा है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी भी खा रहा है। ठीक है, और चाय वाला ओ सॉरी, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चाय वाला भी खा रहा है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पीपल जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस सॉल्ट टैक्स को जो है ग्रहण करता है। तो हमें उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जिसमें आम आदमी या मैंगो आदमी जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से उन्होंने ये बात की है, इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हमारी डिमांड पूरी करो। हमारी डिमांड प्रशासनिक भी हैं, हमारी जो है आपकी जो डिमांड है वो पूरी करो। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, पॉलिटिकल डिमांड्स, ठीक है, या कह सकते हैं इकोनॉमिकल डिमांड्स इनके द्वारा रखी जा रही हैं। ये है इनका मांग और ये है इनका स्टाइल और ये है इनका तरीका। अभी हम देखेंगे कि कैसे डिमांड रखते हैं। ठीक है, अभी तो मैं केवल आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि वो पॉइंट्स जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। ठीक है, वो रिक्वेस्ट वे में रखेंगे और वो रिक्वेस्ट वे क्या हो सकती हैं जानने के लिए देखिए अगला दैट मीन स्लाइड्स। ठीक है, इसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द बैंक्स। आप देखिए 1885 के आसपास, ठीक है, अभी इतना ज्यादा बैंक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये बैंक का डेवलपमेंट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पहले क्या है, किसान जो है वो लोन ले रहे हैं किससे? आपके जो जमींदार है, जो या पैसा वाला व्यक्ति है, वो उनकी बात बैंकर्स हमने देखे थे, और वो उनकी चुंगल में फंस जाता है। ठीक है, और वो उनसे नहीं निकल पाता। जब नहीं निकल पाता तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस किसानों की स्थिति खराब हो जाती है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ड्रॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सब सिचुएशंस पर आपको काम करना चाहिए, यही तो हमारा वेलफेयर है। आर्टिकल जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, वो क्या बोलते हैं? हमारे देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? ठीक है, तो अभी तो हमारे संविधान का भाग है, बट उस समय जो है अंग्रेजों से हम ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है वो टैक्सेस में भी चेंज करने की बात कर रही है। इंपोज ऑफ द आयात का, ठीक है, उनका पुनः लागू किया जाए। सीधी सी बात है, ठीक है, हमने देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स कम और ज्यादा किया था, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड हमने देखा था कि हमारा जो है लॉस हो रहा था। तो इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हमें कुछ इस तरीके के टैक्सेस जो है वो करने होंगे, और हमें उनकी प्रोटेक्शन पॉलिसीज को भी जो है वो करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, संरक्षण करना होगा, अदरवाइज इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ये कौन डिमांड कर रहा है? फर्स्ट लेवल वाले, मतलब मॉडरेट्स कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको कैसे समझने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे भाई कोरोना क्राइसिस आया, अब देखो अभी करंट से मैं जोड़ रहा हूं। कोरोना क्राइसिस आया, कोरोना क्राइसिस के बाद पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या पहुंच गए? वहां पहुंच गए किसके पास? ठीक है, आपके सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास उन्होंने पिटीशन दे दी, और पिटीशन दे दी कि बोला हमारा कर्जा माफ करो। ठीक है, हम जो है वो डूब रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कर्जा से बचने के लिए, या कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, इनको रिलैक्सेशन दे देती है। और ये कोरोना क्राइसिस, मतलब आज की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है। ये डिमांड उस समय के लोग कर रहे थे। ठीक है, द पीपल आर डिमांडिंग दैट मींस ठीक है वी नीड टू बी अडॉप्ट द प्रोटेक्शंस पॉलिसी, प्रोटेक्शंस इंडियन पॉलिसीज। ठीक है, और उनको इस तरीके से आप काम करिए ताकि हमारे सरकार, हमारे जो है हमारे उद्योग बचे रहे। ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंशन, द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द इंपीरियलिज्म्स, ठीक है, इंपीरियलिस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, लोगों को जागरूक करना कि अब जो है वो आपसे क्या है, वो आपको आदत डाली थी 1 GB 2 GB 3 GB खाने की, वास्तव में वो एक्चुअली क्या थे? वो अच्छे दिन नहीं थे, वास्तव में वो अच्छे दिन नहीं थे। वो एक तरीके से आपका शोषण है, और ये शोषण जो है वो आगे अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको 105 लीटर जो है 100 प्लस में जो है आपको पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, 90 प्लस में डीजल मिलेगा, 200 प्लस में आपको ऑयल मिलेगा, और आगे चलकर आपको डेटा जो जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, वो शायद आपको आगे चलकर 5,000 रुपए में मिलेगा। ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ज्यादा हो गया, तभी तो हम जनता जागेगी। ठीक है, और ये इकोनॉमिक शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये वाकई में आपका शोषण है सर। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है। आगे चलकर आप यदि देखें वोडाफोन खत्म हो जाए, वो आप देखेंगे एयरटेल खत्म हो जाए, और उसके बाद बीएसएनएल जो है वो, बीएसएनएल तो वेंटिलेटर पे बेचारा, ठीक है, उसको तो आपको पता ही है। ठीक है, बीएसएनएल वेंटिलेटर पे है सर। ठीक है, इसकी बात ही छोड़ दीजिए, उसके कई एम्प्लॉइज को बोल दिया गया कि भैया वीआरएस ले लो, चले जाओ बाबा। ठीक है, बाबा बन जाओ। ठीक है, और दैट मींस ठीक है, जब ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, वीआई और एयरटेल खत्म हो जाएंगी, बचेगा मार्केट में कौन? जियो। और वो फिर आपको जीने नहीं देगा, आपको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वो सुबह दोपहर शाम आपसे क्या करवाएगा? वो डेटा रिचार्ज करवाएगा। ठीक है, कैसे रिचार्ज करवाएगा? वो आपसे परमानेंट सेटलमेंट करवाएगा, वो आपसे महालवाड़ी करवाएगा, वो आपसे कह सकते हैं। ठीक है,
ये हैं हमारे जियो के रिचार्ज, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द बेसिक, ठीक है। और जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे, ठीक है, तब तक कैसे चलेगा? तो ये काम कौन कर रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। अब आप देखिए कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आज देखो कितना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की खूबसूरती है कि आप उसको कितना आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, बस कनेक्ट करने वाला चाहिए, ठीक, कनेक्ट करवाने वाला चाहिए, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका जो कुछ डिमांड वो हमने देख ली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ खास देख ली, और ये कुछ और हम देखेंगे। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, ये थोड़ा समराइज वे था, ठीक है। कुछ एक्चुअली थोड़ा मैंने स्लाइड्स में चेंजेस किया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर पुराना वाला है, एक्चुअली मैं आपको अपडेटेड वाला दिखा दूंगा। तो प्रशासन की जांच के लिए कमीशन, मतलब देखो खर्चा पानी जितना भी हो रहा है उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी होगी, ठीक है। एजुकेशन का ये हम देख चुके हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में लिखें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें, यू नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द बेसिक जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब देखो अभी तक आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, मोंटेस्क्यू का नाम शायद आपने सुना होगा, ठीक है। मोंटेस्क्यू कहते हैं कि दैट मीन्स, ठीक है, जुडिशरी आपका जो एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, ये तीनों चीजें जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप देखिए यही डिमांड, अब ये बात, ये जो मोंटेस्क्यू की बात जो है आज तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस जमाने के लोग जो है, जो आपके मॉडरेट, उन्होंने क्या नहीं पढ़ी होगी, एंड उन्होंने जब इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, दैट मीन्स जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए। यस, वी आर डिमांडिंग, हम इसकी डिमांड करते हैं। समझ में आए? कहां से पढ़ा? बोला हमने वो क्रांति से पढ़ा। वो कौन सी क्रांति? बोला वो मोंटेस्क्यू वाला जो है उसने बताया हमको, ठीक है। अब आप देखिए दैट मींस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपैक्ट आपको यहां देखने को मिल रहा है, दैट पीपल आर गोइंग टू रियलाइज, ठीक है, दैट शुड बी, दीस टू बॉडीज शुड बी दैट मींस सेपरेटेड। और दोनों, ये तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में है, तो क्या होगा? सत्ता ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, दैट मींस ऑटोक्रेटिक या निरंकुश या तानाशाही जो आपको देखने को मिलेगी। और आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ ऐसा ही कर रही है ना। हमारे साथ साथ वालों लोगों को क्या कर दिया? उन्होंने जुडिशरी में बिठा दिया, ठीक है। रंजन गोगोई हमारे फेवर में डिसीजन देना, तो हम तुम्हें जो है राज्यसभा का सांसद बना देंगे। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो पता ही है भाई, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसकी जेब में होता है? प्रधानमंत्री, सॉरी, ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एक पपेट की तरह ही काम कर रहा है, कभी अपोज नहीं करता है, ठीक है ना। वो तो पुराने थे, प्रणब मुखर्जी, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वो कांग्रेसी वाले आदमी थे। लेजिस्लेटिव, विधायिका में आपको पता ही है, बहुमत, ठीक है। कहीं ना कहीं लोकसभा में आपके पास है ही, ठीक है। राज्यसभा में भी शायद आई थिंक मिल गया है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं, ठीक है। और डिमांड रखने के बाद हम जो है वो थोड़ा बहुत देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में द वर्किंग स्टाइल ऑफ द मॉडरेट्स, कैसे वो काम करते हैं, हाउ, दैट मींस अभी हमने डिमांड को समझा, ये डिमांड को कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, ठीक है। और इसे हम जो है डिस्कस करेंगे कल वाले एपिसोड में, मतलब आने वाले एपिसोड में। कल थोड़ा सा मुझे एक काम है, तो कल हमारा ऑफ रहेगा। हम जो है आई थिंक मंडे को हम मिलेंगे, और मंडे को हम वर्किंग स्टाइल पर काम करेंगे। तो हमारी क्या स्टाइल है, क्या वर्किंग स्टाइल रहेगा, वो हम काम करेंगे। थोड़ा मुझे लैपटॉप पर थोड़ा सा काम करना है, और फिर मैं इस पे आ जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, तो आप जरा मुस्कुरा दीजिएगा और मुझे नमस्कार कह दीजिएगा, क्योंकि आज की सभा को हम यही समाप्त करने वाले हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जबरदस्त रहें, मदमस्त रहें और पढ़ते रहें। गुड बाय, टेक केयर। नमस्कार अजीत जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।